मैं संजय पुरोहित आज आपको वनस्पति शास्त्र विषय के दूसरे पेपर, तृतीय वर्ष के दूसरे पेपर प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का संश्लेषण। हम वनस्पति शास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में पौधों द्वारा भोजन का संश्लेषण करने की क्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें आपको इतिहास हल्का सा बताऊं हमारे शोध के बारे में कि हम ऐसा मानते थे शुरुआती दौर में, हमारे पहले के लोग लंबे समय तक ये मानते रहे कि पौधे अपना भोजन जड़ से पानी के साथ ग्रहण करते हैं और उसी के द्वारा उनका सारा पोषण होता है। परंतु इसके इतिहास का जो स्टेप्स आएंगे वो आपको मैं बता चुका हूँ दूसरे चैप्टर में। आज हम चूंकि इसकी फर्स्ट रिएक्शन लेने के लिए या फर्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने के लिए मैं आपके पास यहाँ पर मौजूद हूँ, तो मैं इस रिएक्शन पे आऊँगा। परंतु उसके पहले आपको पुरानी बात याद दिला दूँ कि स्टेप बाय स्टेप शोध द्वारा यह पता चला पहले कि भाई पौधे अपने भोजन का कुछ भाग पत्तियों द्वारा बनाते हैं। पत्तियों में इस कार्य के लिए एक क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक नामक एक यौगिक होता है और वह एनवायरमेंट से, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करते हुए, सूर्य के प्रकाश को यूज करते हुए, उपयोग करते हुए पौधों के लिए जरूरी भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाता है। इसलिए इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो बेसिक रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो ये लिखी हुई है मैंने यहाँ पर। 6CO2 + 12H2O gives C6H12O6। यह ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। इसके अलावा जल पुनः प्राप्त होता है तथा ऑक्सीजन यहाँ पर सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। इस क्रिया की महत्ता आपको याद दिला दूं मैं कि यह क्रिया विश्व की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। यह अकेली ऐसी क्रिया है जिससे ये पौधे नामक जो जीव हैं वे सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा तथा वातावरण में अन्य सभी जीवों के लिए अनुपयोगी, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो अन्य सभी जीवों के श्वास में छोड़ी गई या हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके पौधे संपूर्ण जीव जगत के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और इसके साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन भी सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। इस महत्ता को देखते हुए एक वैज्ञानिक ने बहुत सच कहा है। मैं आपको उनकी जो कोट्स है, उन्होंने जो बोला है वो एक बार आपको सुना देता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। उन्होंने अपने किताब के प्रीफेस में लिखा है, इट अपियर्स दैट वी, यहाँ वी से मतलब उनका संपूर्ण जीव जगत से है, इट अपियर्स दैट वी लिव एज गेस्ट ऑफ ग्रीन प्लैनेट्स, ऑफ ग्रीन प्लांट्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। वो ये कहते हैं कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम सभी इस धरती पर इन हरे पौधों के मेहमान के रूप में रह रहे हैं। और यह उक्ति या यह कथन कहीं पर भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। उन्होंने यह जो बात कही है ये वास्तविक रूप से सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि धरती पर प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो ग्लूकोज का निर्माण होता है या प्रकाश संश्लेषण जैसी अन्य क्रियाओं द्वारा ग्लूकोज के अलावा कुछ अन्य यौगिकों का निर्माण होता है। ये वे यौगिक हैं जो जब आवश्यकता पड़ती है तो श्वसन की क्रिया में सभी जीवों को चलाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा के बंडल एटीपी का निर्माण करते हैं या एटीपी छोड़ते हैं। तो वास्तविक रूप से ग्लूकोज का निर्माण सिर्फ इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है और यह क्रिया तो हरे पौधों में ही संभव है और हरे पौधों की भी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट में ही संभव होती है। तो ये जो कथन है कि सभी लोग इन जीवों, सभी जीव इन पौधों के मेहमान के रूप में रहते हैं, यह 100% सत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए पौधे उपयोग में क्या ले रहे हैं? सौर ऊर्जा। और यह सौर ऊर्जा आज भी हम अपने वाहनों को, कार, स्कूटर इत्यादि को सौर ऊर्जा के बैटरी बनाकर उनसे चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम आज भी, सरकार हमें बढ़ावा दे रही है कि हमें वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सौर ऊर्जा बहुतायत से उपलब्ध है पूरी धरती पर। तो हम अभी तक प्रयत्नशील है और बहुत महंगी तकनीक हम डेवलप कर पाए जो अभी भी सस्ती नहीं हो पाई बहुत ज्यादा। और ये पौधे
राइट फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, जब से ये पौधे डेवलप हुए हैं तब से ये सभी हरे पौधे उस सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, उस सौर ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा के रूप में अपने लिए ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं और उसमें CO2 का उपयोग कर रहे हैं, जो अनुपयोगी गैस मानते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर रहे हैं और उससे ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं। आपकी पिछली कक्षाओं तक में आपने ऐसी जानकारी प्राप्त की होगी आवश्यक रूप से कि ग्लूकोज का एक अणु जब श्वसन की क्रिया में विखंडित होता है तो वह 36 ATP ऊर्जा के रूप में निकालता है। 36 अणु ATP के वो मुक्त करता है एक ग्लूकोज का अणु जब श्वसन की क्रिया में संपूर्ण विघटित होता है और यह ATP सभी जीवों की सभी कार्यकलापों को चलाने, सारे उनकी आवश्यक क्रियाओं को चलाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। तो ATP का निर्माण जो होता है वो ग्लूकोज के विखंडन से होता है, परंतु हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण में उस ग्लूकोज के निर्माण की। तो प्रकाश संश्लेषण श्वसन से पहले की एक महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि सिर्फ इसी क्रिया द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। और आप जब इकोलॉजी के पेपर में फूड चेन और फूड वेब वगैरह पढ़ते हैं, खाद्य जाल, तो असली आपका जो उसमें आशय होता है वो ये है कि यह ग्लूकोज हमें किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज बनाने का कार्य सिर्फ हरे पौधे कर रहे हैं। बाकी संपूर्ण जीव, चाहे मानव हो या अन्य जानवर हो, चाहे माइक्रोब्स हो, उनको ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज की अगर प्राप्ति हो रही है तो इसके यहाँ पर जब निर्माण हो चुका है हरे पौधों में तो उसके बाद ही वो ग्लूकोज की प्राप्ति उनको होती है। तो यह इस कारण से भी महत्वपूर्ण। अब इसका दूसरा स्टेप देखिए, ऑक्सीजन। यह इस क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, मुख्य अभिक्रिया में ग्लूकोज के निर्माण के साथ साथ ऑक्सीजन का भी एक बाय प्रोडक्ट के रूप में निर्माण हो रहा है। सह उत्पाद ऑक्सीजन मिल रही है आपको और यह ऑक्सीजन समस्त जीवों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक गैस है। श्वसन में हम सभी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो जीवों के लिए आवश्यक गैस प्राणवायु, जिसे स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, उस प्राणवायु का निर्माण भी पौधे कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि ये क्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और किस कारण से हमें वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हम लोग हरे पौधों के मेहमान के रूप में रह रहे हैं। यह रीजन है ग्लूकोज का निर्माण और ऑक्सीजन का निर्माण, अनुपयोगी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग और सूर्य की ऊष्मा जो होता है इससे उपलब्ध है उसका उपयोग। तो पौधों की यह जो तकनीक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है और इसके द्वारा ये पौधे ग्लूकोज का निर्माण कर धरती पर जीवन चलाए रखने में मदद करते हैं। इस क्रिया में पौधों को जो सबसे बड़ा सहयोग देता है वो है हरे जो उनके पत्ते लगते हैं, पर्ण जो होती है, उस पर्ण में कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। यह हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पौधों का वह पौधों की कोशिकाओं का वह उपांग है जो पौधों पादप कोशिकाओं के अलावा अन्य कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। एक बार किसी वैज्ञानिक ने एक जगह पर बॉटनिस्ट इन वंडरलैंड, जैसा आप लोगों ने नाम सुना होगा एलिस इन वंडरलैंड, एक अच्छी सी स्टोरी रही है अंग्रेजी की, जिसमें एक लड़की है एलिस जो एक सपने की दुनिया में खो रही है और वहां पर उसको कई सारी चीजें मिल रही है। उस आधार पर उन्होंने अपना एक पॉपुलर लेक्चर तैयार किया था और उन्होंने उसमें बहुत ही सारगर्भित बात कही थी कि बॉटनिस्ट इन वंडरलैंड उनके लेक्चर का टाइटल था। उन्होंने कहा था कि मैं ये सोचता हूं कि किसी दिन ये पौधों में पाया जाने वाला क्लोरोप्लास्ट मानव की कोशिकाओं में इंड्यूस किया जाएगा, मानव की कोशिकाओं में डाला जाएगा और कितना अच्छा होगा वो लगेगा हमें कि जब हमें भूख लगेगी तो हमें भोजन ग्रहण नहीं करना पड़ेगा, चबाना नहीं पड़ेगा मुंह से। हम जैसे हाथ पर यदि हमारे क्लोरोप्लास्ट की कोशिकाएं हैं तो हम हाथ को थोड़ा सा ऐसे धूप में प्रकाश में आगे करेंगे और वहां पर उस पैच में क्लोरोप्लास्ट के उस पैच में भोजन का यानी कि ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा और हम अपनी ऊर्जा प्राप्त करते रहेंगे। ये हालांकि बहुत फार-फेच्ड है ये, लेकिन एक प्रकार से वैज्ञानिकों की सोच किस तरह से बढ़ती है आगे उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। दिल्ली दूर नहीं है हम ये माने, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी ने हमें सेल्स में ऑर्गेनेली इंड्यूस करने की कैपेसिटी दे दी है और हम टिश्यू कल्चर में तो बहुत आगे, टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी तो हम वैसे भी बहुत आगे होते हैं। खैर, तो अभी हम यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी में बात कर रहे हैं। तो ये जो बेसिक रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण की जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है, यह क्रिया, इसमें मैंने दो चीजें नहीं लिखी थी वो आपके सामने लिख देता हूँ। इसमें हमें लाइट यानी कि सूर्य की ऊर्जा की आवश्यकता होती है और क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक की आवश्यकता होती है।
यह क्रिया जितना यहाँ पे एक लाइन में दिख रही है इतनी आसान नहीं है। पौधों के क्लोरोप्लास्ट में ये 3 चरणों में संपन्न होती है। इन 3 चरणों में से नाम इसका है प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें सबसे पहला जो चरण होता है उसमें प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक होती है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे सर्वप्रथम अंदर जो अपने अपचयित एडीपी है और एनएडीपी और एटीपी है उनसे NADPH2 और ATP का निर्माण करते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे पहला कार्य करने के लिए कोई ऊर्जा चाहिए होगी। तो पहली ऊर्जा वो सूर्य की प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा से प्राप्त करते हैं और NADPH2 और ATP का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया के लिए जल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जल का प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होता है और उससे जो H और OH बनते हैं, वो H प्रोटॉन और OH नेगेटिव, इनमें से बाद में इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और वो ATP और NADPH2 का निर्माण करवाते हैं। तो यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो पहला चरण कहलाता है प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया में एकदम ब्रीफ में इसका बता रहा हूँ, हम प्रकाशिक अभिक्रिया को डिटेल में पूरी क्लास के जितना पढ़ेंगे, आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। प्रकाशिक अभिक्रिया में हमें मुख्य रूप से जल का प्रकाशिक अपघटन करना होता है, जिससे वापस हमें जल ही प्राप्त होता है प्लस ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जब हम 12 अणु ये देते हैं तो 6 ये बन जाएंगे और इस प्रकार हम जल के साथ में NADP का उपयोग करते हैं और NADP को हम NADPH2 में बदलते हैं। इसके साथ में हमें यहाँ पर ATP भी प्राप्त होते हैं और जल के अणुओं के अपघटन से वापस आधे अणु जल के प्राप्त हो जाते हैं तथा ऑक्सीजन मिलती है। तो पहले स्टेप में हम ये जान सकते हैं लाइट रिएक्शन में जब सह उत्पाद के रूप में जो ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है वह जल की अणु द्वारा होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रोल नहीं होता। दूसरी बात, यहाँ पर NADPH2 हमें मिलते हैं। यह NADPH2 आगे की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण करके उससे ग्लूकोज के निर्माण में सहायता करते हैं। यह पहला स्टेप लाइट रिएक्शन, जिसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। इस चरण में जल के प्रकाशिक अपघटन के साथ में NADPH2 ATP मिलता है। दूसरे चरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है और उससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये है फर्स्ट 2 स्टेप। और उसके बाद में ग्लूकोज के निर्माण के पश्चात सेकंड स्टेप के लास्ट में बचे हुए जो अणु उपयोग में आते थे सेकंड रिएक्शन के, उनसे पुनर्निर्माण होता है RUBP का। तो वो दोनों क्रियाएं क्यूमुलेटिवली कहलाती है डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया। यहाँ ये छोटे छोटे पॉइंट से आज बता रहा हूँ। ध्यान देने की चीज है कि प्रकाशिक अभिक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण की है उसमें प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है, परंतु डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। बस इसका यह मतलब कतई नहीं है कि रिएक्शन रात को होती है, रिएक्शन दिन में ही होती है, पर वो प्रकाश के प्रति निरपेक्ष रहती है। दूसरी अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण हो रहा है वह अभिक्रिया प्रकाश के प्रति संवेदी नहीं होती। ये नटशेल में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। अब हम इसको अगले 2-3 वीडियो में लगातार डिटेल में पढ़ेंगे।